नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक अभिषेक भारद्वाज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं उज्ज्योत के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जहां हम लोग अभी तक राजनीति शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान को कवर कर रहे थे। उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने एक और स्टेप लिया है और आप लोगों के लिए एक और सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि पीछे लगा हुआ है इकोनॉमिक्स, नन अनदर देन अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसे आप अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो अब से हम लोग जो सीरीज चल रही थी 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, उसी के साथ साथ एक नई सीरीज स्टार्ट किया है हम लोगों ने, जिसमें हम लोग अर्थशास्त्र के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो बिना विलंब करते हुए चलिए श्री गणेश करते हैं आज इस कक्षा का। आइए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या है। आशा करता हूं आप लोग सभी सही होंगे। उससे पहले एक आपको इंपॉर्टेंट नोटिस, ये हमारा ऐप है uzzot.in, जिस पे आप जा करके हमारे डिटेल्ड कोर्सेज को देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। अगर हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए इन द कमेंट सेक्शन, और एक लाइक तो बनता है बॉस। कोशिश तो यही रहती है कि आप लोगों को जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सके हम लोग। तो आज का पहला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है या किसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? ऑप्शंस हैं सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है बच्चों, उसमें बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं। तो यहां हम लोग जो अर्थव्यवस्था है बच्चों, उसको हम लोग 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। एक होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। एक होता है आपका द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, क्या होता है? द्वितीय क्षेत्र। और एक होता है आपका तृतीय क्षेत्र, ठीक है, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर जो होता है बच्चों, इसमें जितना भी मैन पावर यानी लेबर का काम हो, क्या हो? लेबर का काम हो। तो लेबर मतलब मजदूर मत समझिए, जिसमें क्या लगे? श्रम लगे, यानी कि क्या? शक्ति लगे, ठीक है, बाहुबल लगे। उन सभी कार्यों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। और द्वितीय क्षेत्र जो उद्योग, ठीक है, उद्योग से संबंधित है, ठीक है, उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, ठीक है, संसाधनों से संबंधित है। इन सभी क्षेत्रों को हम लोग द्वितीय क्षेत्र में लाते हैं। यानी सीमेंट हो गया, लोहा उत्पादन हो गया, या उद्योग में भी बच्चों 4 प्रकार के उद्योग होते हैं। कुटीर, ठीक है, लघु, ठीक है, मध्यम, और फिर आपका एक वृहद उद्योग। तो इन सभी ये उद्योग हो गए, ठीक है। तो ये सब द्वितीय क्षेत्र, यानी जो प्रोडक्शन, इसको क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन उत्पादन का जो काम करे। द्वितीय क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये आपका द्वितीय क्षेत्र हो गया। और तृतीय क्षेत्र को ही बच्चों हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं, यानी जिसमें हम लोग सेवा बेचे। वैसा क्षेत्र जिसमें हम क्या बेच रहे हैं? सेवा, शिक्षा। देखिए, आपकी शिक्षा क्या हो गई? शिक्षा सेवा क्षेत्र हो गई। आपको सरकारी नौकरी जो हो गई, नौकरी कहां? सरकारी, ये आपका तृतीय क्षेत्र हो गया। आपका बैंक क्या हो गया? बैंक, ये तृतीय क्षेत्र हो गया। आपका संचार यानी टेलीकम्युनिकेशन, ये आपका तृतीय क्षेत्र हो गया।
तो ये सब क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आए, जिसमें आपको क्या लगे, आपका दिमाग लगे, यानी आपका डायरेक्ट मैन पावर ना लगे, आप कलम कॉपी से काम करके जहां से आप पैसा निकाले, जहां से आप कमाए, वे सभी क्षेत्र आपको तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और जिन क्षेत्रों में औद्योगिक कार्य हो, उत्पादन का कार्य हो, किसी चीज के निर्माण का, प्रोडक्शन का कार्य हो, वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र वैसे है जिसमें डायरेक्ट लेबर या श्रम का कार्य हो, जैसे क्या आपका कृषि, मत्स्य उत्पादन, ठीक है, और आपका क्या पशुपालन, ये सभी क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं, अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में टूटी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, और ये जो सेक्टर्स हैं, ये प्राथमिक में, ये द्वितीय में और ये तृतीय में है। तो आइए कमिंग टू द पॉइंट, यहां जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चों निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का है, या किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखा कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, जो कृषि और मत्स्य और पशुपालन से है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र, और इसको बोलेंगे आपको द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन घ ब्रिटेन। ABCD या समझ लीजिए क ख ग घ, भावनाओं को समझिए बॉस। यहां आंसर हो जाएगा आपको कृषि क्षेत्र। ठीक है, अब आइए इस पे चलते हैं हम लोग, कौन सा क्षेत्र जो है आपका, कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो देखिए अर्थव्यवस्था जो है बच्चों आपकी, क्या अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था यहां पे 3 प्रकार की हुए। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक आपका हो गया पूंजीवादी, एक हो गया आपका पूंजीवादी, ठीक है। दूसरा हो गया आपका समाजवादी, क्या हो गया दूसरा, समाजवादी। और तीसरा हो गया बच्चों मिश्रित। कौन हो गया, मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी प्लस समाजवादी, पूंजीवादी प्लस समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था को जोड़ के जो अर्थव्यवस्था बने, दैट इज नोन एज मिश्रित अर्थव्यवस्था। और पूंजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है बच्चों जिसमें अत्यधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति होती है और इसमें निजी क्षेत्र होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जन कल्याण करने का, यानी पब्लिक वेलफेयर करने का भावना होता है और इसमें अत्यधिक सरकारी क्षेत्रों का क्या होता है, रोल होता है, और इसमें प्राइवेट प्लेयर्स यानी कि निजी लोग का ये क्षेत्र होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्था है एक साथ पाई जाए, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो बच्चों जो अमेरिका है, यहां पे आपको कैपिटलिज्म यानी कि समझिए पूंजीवादी, ठीक है। जो चीन है आपका ये साम्यवादी, जिसको बोलते हैं समाजवादी। ये ब्रिटेन भी आपका पूंजीवादी हो जाएगा। एक भारत है बच्चों आपका, एक भारत है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी यहां पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन क 15 मार्च 1950, ऑप्शन ख 15 सितंबर 1950, ऑप्शन ग 15 अक्टूबर 1951 या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों योजना आयोग क्या है, योजना आयोग का कार्य होता था कि राष्ट्रीय विकास के लिए योजना बनाना। योजना आयोग का कार्य होता था राष्ट्रीय विकास के लिए योजना बनाना, और ये कितने वर्षों के लिए, ये 5 वर्षों के लिए योजना बनाती थी। प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन, इसी ही हम क्या कहते हैं, योजना आयोग कहते हैं। ठीक है, तो योजना आयोग क्या करता था, राष्ट्रीय विकास के लिए
योजना बनाना। ठीक है, क्या क्या करे कि राष्ट्र का विकास हो, यही काम प्लानिंग कमीशन का था बच्चों। और ये कितने वर्षों के लिए योजना बनाती थी? तो ये बच्चों 5 वर्षों के लिए योजना बनाया करते थे योजना आयोग। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते थे आपके प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये प्लानिंग कमीशन राष्ट्रीय विकास के लिए योजना बनाती है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे बच्चों। ठीक है, तो यहां जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन हुआ बच्चों 15 मार्च 1950 को, यानी भारत की आजादी के 3 साल बाद 1950 में 15 मार्च को इसकी स्थापना की गई। क्यों स्थापना की गई? क्योंकि राष्ट्रीय विकास उस समय भारत के लिए बहुत आवश्यक था और इसीलिए 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित या अर्धविकसित? तो देखिए बच्चों, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी, जहां के लोगों का जीवन स्तर उच्च होगा, जहां के लोग शिक्षित होंगे अधिक जनसंख्या में, जहां के जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजी पे नहीं आधारित होके व्यवसाय और अन्य उद्योगों पे आधारित हो, वैसी व्यवस्था को विकासशील या विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को विकसित देश कहेंगे। और ना सिर्फ इसकी राष्ट्रीय आय अधिक होगी बल्कि वहां का जीवन स्तर अधिक होगा। सिंपली समझिए, जब आप ज्यादा कमाइएगा, आपके पास पैसा ज्यादा होगा, तो आप महंगे महंगे चीजों, अच्छे अच्छी चीजों का उपयोग कीजिएगा, तो उससे ही यहाँ का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। ठीक है, अविकसित देश वैसे देश जहां का राष्ट्रीय आय बहुत कम हो, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो और वहां गरीबी बहुत ज्यादा हो, उसे अविकसित देश कहते हैं। अर्धविकसित देश यानी पूरी तरह से विकसित नहीं है, जो विकास के क्रम में है, इसे ही विकासशील देश कहते हैं और भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब आई? ये जो पंचवर्षीय योजना है बच्चों, ये पंचवर्षीय योजना प्लानिंग कमीशन लाती थी। ठीक है, जिसे हम लोग योजना आयोग कहते हैं। ठीक है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा। तो ये देखिए, योजना आयोग की स्थापना हुई 1950 में। ठीक है, लेकिन इसने पहला जो प्लान दिया वो 1951 में दिया। कब दिया? 1951 में। और कितने वर्षों के लिए ये देता था बच्चों? तो 5 वर्षों के लिए, 5 इयर्स के लिए। तो 1951 में पहला प्लान आया, तो 1951 में पहला प्लान आया तो 5 वर्षों के लिए चलेगा। तो कब तक चलेगा? 1956 तक चलेगा। अब दूसरा कब आएगा? 56 के बाद से आएगा। तो सेकंड जो प्लान आया वो 1956 में आया, तो फिर 5 साल जोड़ दीजिए, तो 1956 में 5 जोड़िएगा तो 1961 आएगा। यानी बच्चों, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 1961 तक चली। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? घ। ठीक है, और 1951 से 56 ये पहला पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ? तो इसका गठन बच्चों 6 अगस्त 1952 को किया गया। क्यों किया गया? इसका कार्य था, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य था राज्य सरकार और जो आपको योजना आयोग था, जो आपका योजना आयोग था, ठीक है, राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसका गठन किया गया? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, और क्या होता है बच्चों? इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? कब स्थापना की गई? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है,
चलिए, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं प्लीज नोट डाउन ऑल दिस फैक्ट्स इन योर नोटबुक। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए बच्चों, प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 में रिप्लेस करके एक नई संस्था का गठन किया गया जिसे नीति आयोग के नाम से जानते हैं, NITI। N स्टैंड्स फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग I फॉर इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे की गई थी। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चों? इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जिस तरह से योजना आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। योजना आयोग कितने वर्षों के लिए योजना बनाती थी? पीछे हम लोगों ने पढ़ा कितने वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए योजना बनाती थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है निजी क्षेत्र की अधिकता, सरकार का आर्थिक व्यवस्था पर बहुत कम नियंत्रण होना, जन कल्याण करना या पूंजी का निर्माण। तो देखिए बच्चों, समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का नियंत्रण सबसे ज्यादा होता है, जन कल्याण की प्रवृत्ति होती है, पूंजी एवं संसाधनों पे सरकार का नियंत्रण होता है, निजी क्षेत्र बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो इनमें से क्या निजी क्षेत्र की अधिकता होगी समाजवादी में? नहीं। अगर ऐसा होगा तो ये पूंजीवादी बन जाएगा। सरकार का आर्थिक व्यवस्था पर बहुत कम नियंत्रण? बिल्कुल नहीं सर, बहुत ज्यादा नियंत्रण। जन कल्याणकारी व्यवस्था होती है अर्थव्यवस्था, तो हाँ सर, क्या हो जाएगा आंसर? 9 का C यानी ग, जन कल्याणकारी व्यवस्था होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसे ही बोल। ठीक है, आइए नेक्स्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन जो है बच्चों, वो क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। इनमें से कौन सा जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, मत्स्य पालन या पशुपालन? तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया प्राथमिक क्षेत्र जिसमें डायरेक्ट क्या लगे? लेबर लगे। लेबर यानी क्या? श्रम लगे, यानी क्या? मेहनत लगे, बाहुबल लगे। तो किसमें? कृषि में, पशुपालन में और मत्स्य, इन सभी में डायरेक्ट लेबर लगता है। इसीलिए आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनमें सभी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। तो कोई दिक्कत? आशा करता हूं आप लोगों को कोई दिक्कत ना हुआ होगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हमें समझ में आए कि कहां हम आपको समझा नहीं पाए थे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और प्लीज एक लाइक और एक कमेंट। धन्यवाद।